एक विश्वसनीयता वाला कानून, एक क्रेडिबल कानून, जो क्रेडिबल भी हो और वर्केबल भी हो, वो देश के सामने हम लोग पेश करें। मुझे खेद है इस बात का कि हमारा एक प्रमुख राजनीतिक दल आज वो सैद्धांतिक रूप से इस कानून के खिलाफ है, इसलिए सदन का बहिष्कार कर रहे हैं। बेहतर यह होता कि सभी राजनीतिक दल इसके हर पहलू पर सर्वसम्मति से इस कानून को पास करते हैं। यह कहना समाजवादी पार्टी द्वारा कि निर्णय की प्रक्रिया देश में समाप्त हो जाएगी, लोग डरेंगे निर्णय करते वक्त, यह शायद अपने आप में ठीक नहीं होगा। इस कानून आने के बाद निर्णय की प्रक्रिया सुधरेगी, लोग डरेंगे गलत कारणों से निर्णय करते वक्त, और इसलिए निर्णय करते वक्त यह भी महसूस करेंगे कि जो मैं फाइल पे लिख रहा हूं, जो मैं निर्णय कर रहा हूं, कोई ना कोई कल इसको पढ़ने वाला है और इसके ऊपर टिप्पणी करने वाला है, और मेरे कारण इस निर्णय करने को ईमानदारी के कारण हो। मुझे विश्वास है कि आरंभिक दिनों में कुछ लोगों को तकलीफ जरूर हो सकती है, लेकिन राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम हर रोज सीखते हैं, हर रोज अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हैं, और इसलिए जो सुधार इस देश में आवश्यक हैं, इस देश के हित में और राजनीतिक व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए यह कानून उसमें बहुत बड़ा योगदान देगा। उपसभापति जी, ये तो हकीकत है कि राजनीति की विश्वसनीयता में और राजनीतिक लोगों को पे ऊपर विश्वास करने में जनता के बीच में गिरावट आई है, और इसलिए इस हकीकत को हम लोग स्वीकार कर लें और स्वीकार करने के बाद अपने आप को और इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करें। और अगर वो सुधारने का हम लोग प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से एक जो प्रक्रिया आरंभ होती है राजनीति की क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए, उसमें हम एक योगदान देंगे। मैंने यह भी आलोचना सुनी है कि सेंस ऑफ द हाउस रेजोल्यूशन और जो निर्णय था, जो उस वक्त के वित्त मंत्री ने सदन के सामने पेश किया था और सबने स्वीकार किया था, उसमें देश के समक्ष जो वायदा किया गया था वो इसमें पूरा नहीं हुआ। उसमें एक वायदा यह था कि हम एक प्रभावी लोकपाल इस देश में देंगे। इस लोकपाल में भी जो आज पारित करने हम जा रहे हैं, सुधार की बहुत गुंजाइश है। क्या यह आदर्श कानून है? आदर्श कानून तो आज तक कभी देश में बना नहीं है। हर कानून में अनुभव के आधार पर सुधार की आवश्यकता होती है, और मुझे विश्वास है कि 29 दिसंबर 2011 और आज के बीच में जो सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाले कल में भी शायद इसमें 4 और सुधार करने की आवश्यकता पड़े, और अनुभव के आधार पर इस देश की राजनीतिक प्रक्रिया उसको करेगी। दूसरा वायदा हम लोगों ने यह किया था कि सिटीजन्स चार्टर और उनकी ग्रीवियंसेस के संबंध में हम लोग कानून बनाएंगे। मैं सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां हैं, आग्रह करूंगा, कई राज्यों में यह कानून बन चुका है, लोकसभा में यह इंट्रोड्यूस हो चुका है। इस कानून को लेकर कोई विवाद नहीं है राजनीतिक। इससे तो प्रशासन का स्तर सुधरेगा, और इसलिए इसको शीघ्र लोकसभा के एजेंडा पे लाकर और उसके बाद इस सदन में लाकर इसको पारित भी किया जाए, ताकि उस सेंस ऑफ द हाउस रेजोल्यूशन का जो दूसरा चरण था उसको भी हम लोग पूरा कर पाए। इसमें तीसरा विषय था कि हर राज्य के अंदर लोकायुक्त की स्थापना होगी। इस विषय को लेकर केवल राजनीतिक नहीं, एक संवैधानिक बहस थी। हम लोगों का यह कहना था, और अधिकतर राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का विशेष रूप से यह मान्यता थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है लोकायुक्त या लोकपाल के माध्यम से, तो देश के संघीय ढांचे के साथ साथ वो लड़ी जा सकती है। फेडरलिज्म and the battle against corruption can coexist. For implementing that battle against corruption through a lokpal, do we have to dismantle the federal character of India?
और 29 दिसंबर 2011 की बहस में यह बड़ा प्रमुख कारण था। सरकार की तरफ से यह कहा गया कि संविधान की धारा 253 के तहत, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय एक समझौता है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट अगेंस्ट करप्शन, कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, उसको इफेक्ट देने के लिए इस कानून को लाया जाए और इसलिए केंद्रीय सरकार के पास यह अधिकार होगा। अन्य राजनीतिक दलों का यह मानना था कि यह कानून राज्य की सेवाओं के साथ संबंध रखता है, ये केवल क्रिमिनल लॉ नहीं है। इट्स नॉट merely a criminal law legislation which could be on the concurrent list. It also deals with services of the state, and services of the state is exclusively a state subject. Therefore, can the central parliament, legislature, enact a law in relation to action against civil servants exclusively of the state? अन्य राजनीतिक दलों को यह लगता था कि शायद यह करना संभव नहीं होगा, इसलिए आज जो सुझाव लाया सिलेक्ट कमेटी के सुझाव के बाद कि इसकी एक प्रावधान इस कानून में कर दिया कि 1 वर्ष के अंदर हर राज्य के अंदर लोकायुक्त बनाना अनिवार्य होगा। वो अनिवार्य होगा। एक मॉडल लॉ इसी कानून के आधार पर केंद्र हर राज्य को भेजे, उस कानून को या कुछ संशोधनों के साथ हर राज्य की विधानसभा के लिए यह अनिवार्य होगा कि उस लोकायुक्त को भी पारित करें। लोकायुक्त होगा लेकिन संविधान के दायरे में होगा, और जो संवैधानिक संस्था है हर राज्य की विधानसभा, ये उसके ऊपर जिम्मेवारी दी गई है कि उसके लिए यह अनिवार्य होगा कि उस कानून को वो बनाए। अध्यक्ष जी, इसमें स्टैंडिंग कमेटी रही, कई रिपोर्ट रही। जैसा माननीय कानून मंत्री जी ने कहा कि मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ कि सिलेक्ट कमेटी के सदस्य के रूप में हमारे सहयोगी श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी उसके अध्यक्ष थे सिलेक्ट कमेटी के, और मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने सिलेक्ट कमेटी की प्रोसीडिंग्स चलाई और एक एक प्रावधान के ऊपर घंटों घंटों जो सबसे बड़े विशेषज्ञ हो सकते थे समाज के, उनको बुलाया गया, और जो पुराना ड्राफ्ट था 29 दिसंबर वाला, जिसको लेकर हमारे मन में बहुत शंकाएं थी, उनको सुधारा गया। क्या लोकपाल की नियुक्ति करने में सरकार का पलड़ा भारी रहेगा? यह हमें शक था, और इसलिए हम ये कहते थे कि सरकार का पलड़ा अगर भारी रहता है तो केंद्र की सरकार और राज्यों में राज्य की सरकार अपनी मन से लोकपाल की नियुक्ति कर ले और फिर उसका राजनीतिक दुरुपयोग होगा। सरकार की तरफ से 3 ऐसे लोग थे 5 में से पहले ड्राफ्ट में जो सरकार का पक्ष ले सकते थे। एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, दोनों सरकार के दायरे से बाहर थे। लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे, प्रधानमंत्री जी रहेंगे। 5वें सदस्य एक ज्यूरिस्ट ऑफ एमिनेंस जिसको सरकार नियुक्त करती है, उसको हम लोगों ने बदल दिया, और बदल के ये पहले 4 सदस्य जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष भी होंगे, प्रधानमंत्री जी भी होंगे, ये चारों मिलकर 5वें सदस्य का चयन करेंगे जो एक ज्यूरिस्ट ऑफ एमिनेंस रहेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में लोकपाल की नियुक्ति वो लोग करेंगे, और लोकपाल की नियुक्ति करने के संबंध में जो प्रक्रिया है वो लोग चलाएंगे। लोकपाल जिसके खिलाफ शिकायत होगी उसको हटाने का अधिकार किसके पास होगा? जो सरकार विधेयक लाई थी उसमें हटाने का अधिकार और उस कार्रवाई को आरंभ करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था। केंद्र सरकार चाहे राष्ट्रपति जी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, जैसा अभी श्री डेरिक ओब्रायन ने विषय उठाया था पश्चिम बंगाल के ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन के संबंध में। केवल केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस कर सकती है, कोई दूसरा सदस्य चाहे नहीं कर सकता। उस प्रावधान को भी बदल के सांसदों जैसे इंपीचमेंट प्रोसेस होता है, यह अधिकार उसकी तरफ शिफ्ट किया गया। इस रेफरेंस के दौरान
जो मौजूदा मसला जिसका जिक्र किया गया, क्या वो अपने पद पे बने रह सकते हैं? पुराने कानून में जो लाया गया था, सस्पेंड करने का अधिकार केंद्र सरकार को था, वो अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को शिफ्ट कर दिया गया ताकि लोकपाल की हटाने का या सस्पेंड करने का प्रावधान भी जो है उसको निष्पक्षता एक प्रकार से दी जा सके। इसके अतिरिक्त लोकपाल के अधिकार क्षेत्र जो हैं, और इसके संबंध में मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि उस पर एक बार पुनः विचार कर लें। जहां सरकारी धन, सरकारी साधन, सरकारी राजस्व का इस्तेमाल होता है सरकार के संबंध में, सरकारी संस्थाओं के संबंध में, लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में वो लोग आते थे। द jurisdiction of the Lokpal predominantly should be, and Lokayukt in relation to where government revenues are involved, where governmental functions are involved. In the original bill, you had kept a provision that besides the government, anybody else, including private bodies which are raising donations from the public, will also be covered. Select committee unanimously felt that this will overburden the Lokpal. There are hundreds of schools, colleges, religious organizations, temples, mosques, gurdwaras, private NGOs, societies, which have nothing to do with governmental functioning. Why do you burden the Lokpal with this functioning? There will be separate laws under each of their functionings, which will cover them. This is one area where I see from the new amendments that you have moved, you have disagreed with the recommendation of the Lokpal. Mr. Sibali Sheikh, recommendation of the Select Committee. Kindly the Law Minister may see. In the amendment moved by Shri Narayan Swamy to the bill as drafted by the Select Committee, in clause 3 of the special amendment that he has moved, you have excluded religious organizations. Oh, I'm so glad if the minister... I'm not moving this amendment. So if the minister, if you go back to the original Select Committee, which is the appropriate and correct amendment, I'm grateful We're to excluding all institutions. Otherwise, to include all private organizations within the Lokpal will be almost infiltrating into every area of life, which at this stage is not desirable. I'm grateful to the minister if he is withdrawing the amendment. We are just moving amendments 6, 7 and 8. Other than that, we are moving no other amendments. इसके अलावा जांच करने की जो जांच करने की प्रक्रिया थी, वो बहुत विचित्र प्रकार की थी। जो पुराना कानून आया था उसकी जांच की प्रक्रिया असंभव प्रकार की थी। मुझे याद है कि 29 दिसंबर की बहस में मैंने कहा था जैसे एक जलेबी की शेप होती है कि एक जांच ऊपर से नीचे आती जाएगी, फिर घूमती जाएगी और वर्षों तक समाप्त नहीं होगी, वो प्रक्रिया इस प्रकार की थी। सिलेक्ट कमेटी ने उसको सिंप्लीफाई किया है। अधिकतर वो सुझाव स्वीकार किए गए, लेकिन आज जो एक अमेंडमेंट है, और मैं ये भी स्पष्टीकरण ले लूं कि ये जो सरकार की तरफ से सिलेक्ट कमेटी को रिकमेंडेशन आया है, विशेष रूप से रिकमेंडेशन अमेंडमेंट नंबर 6, are you? No, I have, please consider, I have some suggestions to offer in regard to your amendment number 6. It's fair enough to say that the Lokpal should hear a delinquent public servant. And therefore you have introduced at page 10 after line 11, the following proviso. And the proviso is provided that before ordering an investigation under clause B, the Lokpal shall call for an explanation from the public servant so as to determine whether there exists a prima facie case for investigation or not. सामान्य तौर पे जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उससे पूछना ये अपने आप में न्याय संगत है, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इसमें एक अपवाद करने की जरूरत है। ये आपने जनरल कह दिया कि किसी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से पहले उसकी सुनवाई होगी।
भ्रष्टाचार के बहुत अधिक मामले आते हैं और जितने भी लोग इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं बाहर, उन सब का भी यह आग्रह है कि इसका ऊपर इस विषय को पुनः विचार कर लें। यह गंभीर विषय है। भ्रष्टाचार के संबंध में जितने विषय आते हैं उसमें किस प्रकार की शिकायतें आती हैं। अगर तो यह शिकायत आई कि किसी ने आदेश पारित किया था 3 साल पहले, क्या इससे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अट्रैक्ट होता है? आप सुनवाई कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आरोप यह है कि फला आदमी रिश्वत मांग रहा है और इस जगह पर रिश्वत लेगा, तो आपको उसी वक्त रेड करके छापा मार के उसको पकड़ना है। ऐसे मामले में आपको कोई उसको नोटिस देने की पहले जरूरत नहीं। जस्ट लेट मी कंप्लीट, let me just clarify, then you give a clarification. So in a case where a search is required, a raid is required, and it would be required in 2 cases, where disproportionate assets are located, where bribes are being given or taken. In such case, the LokPal should have the power to take such action without giving a public servant an opportunity of hearing. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर छापे की जरूरत है या जो कोई गलत काम कर रहा है, कोई पैसा दे रहा है या ले रहा है, उस समय कोई हियरिंग की बात नहीं आएगी। हियरिंग तभी होगी जब प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो। मैं इसलिए प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने से पहले छापे पे कोई हियरिंग नहीं होगी। नहीं। और ये इस पे स्पष्टीकरण है। It is before launching prosecution. No, it's launching investigation. That's my difficulty, Mr. Civil. Please, you need to correct it. Whether there exists a prima facie case for investigation. Now, just see, the moment you introduce it at page 10 after line 13, the moment you introduce it, and it is for prosecution, I have no difficulty, please give him a hearing. But this generalization that you are making before any investigation, I have no difficulty, please put a second proviso after this. It will take just 1 sentence. It was suggested in the all-party meeting yesterday also, that put a second proviso, provided where search and seizure is required, no such opportunity will be required in the first instance. I have no difficulty, put that proviso, and you will absolutely add to the strength of this law. But if you insist on hearing in every case before investigation, then before a search and seizure you have to give a notice. Section 26 allows search and seizure without any hearing. You see, section 26 allows search and seizure, but search and seizure takes place when investigation is ordered. It doesn't take place, please. You see, you can assume that there is an alternative view also possible at times. I am glad on most other issues you are today conceding to the alternative view. Therefore, as far as this provision is concerned, a search and seizure will take place after an investigation. It can't take place before an investigation. Therefore, please allow search and seizure even without a prior notice. Make a clarificatory amendment so that this provision itself can't be misused. It will help you in recovering disproportionately acquired assets. It will help you in stopping cases of corruption. There is no difficulty. If the intention is common, then the language has to be so clear that there is no scope for ambiguity. 26 talks of documents only documents. Therefore, I have no difficulty, since the discussion is going to go on for some time, if the Honorable Minister can consider this. So, with regard to the Central Bureau of Investigation, there are several changes which the Select Committee had suggested. With regard to appointment of a director, appointment of a director of prosecution, with regard to the financial powers, with regard to transfer of officials. Now, with regard to transfer of officials, I had made a suggestion, and I heard the minister rightly, that during the pendency of a case, if an officer is to be transferred, take the prior nod from the LokPal, because otherwise the government would be entitled to shift anybody arbitrarily itself. And then the powers of superintendence in LokPal referred cases would vest in the LokPal itself, as far as the CBI is concerned. I am glad if that amendment with regard to transfer of officials is accepted, then what the Select Committee had desired with regard to the CBI itself has taken place. Sir,
I have just, if this one matter of drafting with regard to the prior notice itself can be sorted out, I have just one last point to make. And that last suggestion is, you have provided for religious-based reservations in the matter of appointment. I am aware of the fact that my party may be alone in raising this question. But I must point out that the Constitution does not permit this kind of a reservation at any stage. And therefore, we have a serious reservation. I'm aware of the fact that many other parties may take the view that Mr. Sibal is taking and his government is taking. But this bill, to that extent, suffers from a constitutional vice that you can't have in matters of appointment of an anti-corruption body religious-based reservations. There is no scope within our constitutional framework for this kind of a reservation itself. So having said this, I would once again urge the minister to kindly consider the language. We have some time in the course of the next couple of hours to rectify that. And therefore, the investigative agencies and the LokPal should be empowered to conduct searches in cases of emergency without a prior notice. Our intentions seem to be the same. Therefore, the language should not leave any scope for ambiguity as far as that concerned. With these observations, sir, my party will fully support this bill so that this bill can be passed today itself. Thank you, Honorable Leader.